परागण होते हैं, किस प्रकार से हम फ्लावर को पहचान सकते हैं कि इसमें पर परागण ही हो सकता है। ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। बट अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो यहाँ आप लोग ध्यान देंगे कि पर परागण क्या है, इसकी कितनी प्रकार की विधियां होती है। जो हमारा पिछला वीडियो स्टूडेंट ने नहीं देखा है जाकर उसे देख लें। प्लेलिस्ट में आप लोग लाइन टू लाइन रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का चैप्टर का सारा वहां पा जाएंगे आप लोग। तो यहाँ आज हम आपको टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। ये भी हम बताएंगे कि ये कितने टाइप्स के क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कितने मार्क्स के आएंगे, कितना आपको आंसर देना है। तो ये सारी जानकारी आपको लास्ट में देंगे। सबसे पहले हम आपको ये क्लियर करेंगे कि आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका थ्योरी में से भी कभी कभी एक जैसे सेंटेंस मतलब एक टॉपिक को उठा लेगा, वही पूछ लेगा। टेप्टम पिछले साल आए थे, टेप्टम किसे कहते हैं, तो ये आपका कोई डिफिनेशन नहीं था, ये आपका एक जो बड़ा सा पैराग्राफ का थ्योरी था, उसमें डिफिनेशन था। उसी पैराग्राफ में एक छोटा सा टॉपिक था, उसी टॉपिक को उठाकर दे दिया था एग्जाम में। तो ऐसी ही चीज आपको हम बताएंगे कि इसी थ्योरी में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, इसे 1 मार्क्स में उठाकर दे देता है। अगर जो बच्चे अच्छे से डीपली क्लियर करते हैं और अच्छे से समझते हैं, वही बच्चे उसका आंसर दे पाते हैं जो 1 मार्क्स में आता है। 1 मार्क्स में ये रहता है कि आपके एनसीईआरटी के बुक के थ्योरी में से कहीं भी उठाकर कोई भी टॉपिक छोटा सा दे देता है 1 मार्क्स में। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखेंगे यहाँ हम पर परागण की विधियां। तो यहाँ देख सकते हैं मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशंस। तो यहाँ हम इसका डिफिनेशन बताएंगे, इसको आप लोग नोट करते चले, नोट कॉपी बना रहे हैं कि नहीं, कमेंट्स करना ना भूलें। देखिए यहाँ है आपका पर परागण की विधियां। तो इसमें पर परागण की विधियां किसे कहते हैं, विधियों में क्या है, तो देख सकते हैं एक पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिका पर पहुंचाने के लिए जैविक साधनों की, ये देखिए साधनों की आवश्यकता होती है। जैविक के अंतर्गत कीट, चिड़िया, मनुष्य आते हैं तथा अजैविक के अंतर्गत वायु, जल आदि आते हैं। तो आप लोगों ने जैविक अजैविक भी समझा। अब इसमें बहुत ही ये समझने वाली यहाँ आ गया है टॉपिक। अब देखिए इसमें डिफिनेशन में आ गया है आपका जैविक अजैविक। यही 1 मार्क्स में उठाकर आपको दे देगा कि जैविक अजैविक का डिफिनेशन बताइए। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में यही टॉपिक उठाकर दे देगा। तो आप लोगों ने जाना जैविक उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत क्या आता है आपका, जिसके अंदर कीट, चिड़िया, मनुष्य आते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, जैविक। अब अजैविक क्या है, वायु, जल, जो कि हमारे क्या है, अजैविक हैं। तो ये 1 मार्क्स का बन सकता है क्वेश्चन। तो इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ ध्यान दें कि इन्हीं साधनों के आधार पर, यहाँ देखें इन्हीं साधनों के आधार पर परागण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो इन संसाधनों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। और इसी 3 प्रकार के अंदर भी कई हमारे टॉपिक्स आएंगे, उसे अभी देखेंगे। कहीं भी वीडियो स्किप ना करें। यहाँ ध्यान दें आपका है वायु परागण। तो देखेंगे यहाँ पुष्पों में वायु से होने वाले परागण को वायु परागण कहलाते हैं। देखिए कितना इजी था, आपका क्वेश्चन ही था वायु परागण क्या है। तो पुष्पों में होने वाले परागण को, वायु द्वारा होने वाले परागण को ही वायु परागण कहेंगे। आप लोगों ने इतना समझा। फिर देखेंगे तथा इन पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं। अब देखें यहाँ भी बहुत बड़ा टॉपिक आ गया आपका, समझना, यहाँ समझे, ये 1 मार्क्स के दे सकता है। यहाँ हम 1 मार्क्स का भी क्लियर करते थे, आपका चल रहे हैं क्वेश्चन। पूछेगा वायु परागित पुष्प किसे कहते हैं। अब ये तो वायु परागण हो गया, और आपसे पूछ ले वायु परागित पुष्प किसे कहते हैं। तो आप यही डिफिनेशन लिखेंगे कि पुष्पों में वायु से होने वाले परागण को ही वायु परागित पुष्प कहते हैं। समझ में आ गया। फिर से रिवाइज कर देते हैं। पुष्पों में वायु से होने वाले परागण को वायु परागित पुष्प कहते हैं। तो देखिए इसी डिफिनेशन में 2 टाइप्स का क्वेश्चन आपका बन गया। एक वायु परागण क्या है, एक वायु परागित पुष्प क्या है। तो दोनों का आपका क्लियर हो गया। देखेंगे वायु परागण किन किन पुष्पों में होता है। तो यहाँ ध्यान दें, जैसा कि आपका है फर्स्ट गेहूं, मक्का तथा जई। तो इनमें आपका क्या होता है, वायु द्वारा ही परागण होता है। इसमें कोई कीट और वो नहीं होते हैं, चिड़िया, जो कि उसका देखा मक्का तथा जई आदि में क्या होता है, वायु परागण होता है। तो इसमें कोई चिड़िया या कीट सहायता नहीं करते हैं कि उसको भैया
इतना छोटा गेहूं का फूल ही रहता है कि उसमें चिड़िया बैठेगी, क्या होगा, लटक जाएगा फूल, उसमें के उसके पंजों तक में ही नहीं लगने पाएंगे, उसमें परागकण ही नहीं उसमें चपक पाएंगे। तो इसलिए जब तेज हवाएं चलती हैं तो इनके परागकण क्या होते हैं, उड़ उड़कर दूसरे पुष्पों पर जाकर गिर जाते हैं और वहां परागण हो जाता है। फिर मक्का में तथा जई में, अब देखिए किस प्रकार से आप पहचानेंगे। आपको पूछे कि ये आप कैसे पहचानेंगे कि ये वायु परागित पुष्प है, इसकी विशेषता, ये आपका वाइवा के दौरान भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ ध्यान दें कि यहाँ है वायु परागित पुष्पों की विशेषता है। तो यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ है टॉपिक वाइज हम आपको क्लियर करेंगे। पुष्प छोटे व आकर्षण रहित होते हैं, क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं गेहूं, मक्का तथा जई आदि के जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, उसमें कोई आकर्षण नहीं होती है, वो आकर्षक रहित होते हैं। नेक्स्ट है पादप जो होते हैं प्रायः एक लिंगी होते हैं, क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। क्योंकि एक लिंगी होते हैं, क्योंकि वो स्वयं में एक लिंगी होते हैं और दूसरे पे जाकर क्या हो जाता है, परागण हो जाता है, तो इसलिए एक ही लिंगी होते हैं वो। फिर ये तो आप देख कर नहीं पहचान सकते हैं कि एक लिंगी है कि द्विलिंगी है। यहाँ ध्यान दें, इसमें पहचान सकते हैं पुष्प छोटे हैं व आकर्षण रहित तो आप पहचान सकते हैं कि ये परागण की क्रिया इसमें होती होगी। फिर नेक्स्ट है आपका, यहाँ है दल व बाह्य दल अनुपस्थित या अत्यंत छोटे होते हैं। यहाँ हम आपको बता देते हैं कि दल और बाह्य दल क्या है। यहाँ ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ ध्यान दें, यहाँ आप लोग ध्यान दें, ये आपका क्या है, गुड़हल है। अभी हम आपको बता देते हैं कि इसमें बाह्य दल दलपुंज क्या आता है, इसमें क्या कौन सा कहलाएगा। तो यहाँ देख, आई होप सही बना होगा। देखिए यहाँ आप लोग देखें, यहाँ हम आप लोगों के समझने के लिए इसे हम बनाए हैं। यहाँ देख सकते हैं इसमें क्या आता है, दल व बाह्य दल अनुपस्थित होते हैं। तो आप लोग समझे कि बाह्य दल और दल किसे कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 पंखुड़ी आपकी दिख रही होगी। तो इन पांचों पंखुड़ियों की संख्या को हम दलपुंज कहते हैं, कोरेला। अगर एक इसकी पंखुड़ी को कहें तो उसे हम सिर्फ केवल ओनली वन, सिर्फ उसे हम दल कहेंगे और इसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये आपको छोटा छोटा ये दिख रहा होगा, ये छोटा छोटा, इसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। अगर एक छोटा सा इसका भाग हम निकाल लें, एक छोटा सा भाग, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बाह्य दल कहलाएगा। केवल क्या कहलाएगा, बाह्य दल कहलाएगा, ये बाह्य दल कहलाएगा। आई होप इतना आप लोगों ने समझा कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज किसे कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जो हमारे इसमें गेहूं मक्का इत्यादि होते हैं, इसमें क्या होते हैं, दल बाह्य दल व दलपुंज क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं व छोटे होते हैं। इसमें आप लोग अक्सर करके गेहूं मक्के में देखे होंगे, जो इसके बाह्य के दल रहते हैं, पंखुड़ी होती है, उसमें क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं, और ये जो होता है ये क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है। तो यहाँ देख सकते हैं परागकोश में प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, परागकण उपस्थित होते हैं। उसमें बहुत ढेर सारे परागकण होते हैं, क्योंकि जब हवाएं चलती हैं, पता नहीं कुछ हवाएं उसे कहीं मतलब पानी में ही ले जाए, कहीं कहीं और ले जाए ना जाए, तो जब इतनी ढेर सारी संख्या में रहेगी तो कुछ ना कुछ तो वो जाकर दूसरे पुष्प पर पहुंची जाएगी वायु से। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ जल परागण। यहाँ कितनी थी, 3 विधियां थी। वायु परागण में हमने आपको बताया वायु परागण क्या है, वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं क्या है, ये भी हमने आपको बताया ना। अब यहाँ बताएंगे जल परागण किसे कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पुष्पों में जल से होने वाले परागण को ही क्या कहेंगे, जल परागण कहेंगे। अब यहाँ और भी एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, यहाँ 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का दे सकता है। इसे अक्सर करके नीट लेवल में भी देता है। यदि परागण जल के अंदर होता है तो उससे क्या कहते हैं, तो उसे अधोजल कहते हैं, अधोजल परागण कहते हैं। अगर परागण जल के अंदर होता है, पानी की सतह पे नहीं, जल के अंदर होता है, तो उसे क्या कहेंगे, अधोजल परागण कहेंगे।
जैसे अगर अधोजल परागण की अगर एग्जांपल देखा जाए तो समुद्री घास हो गया, जो स्टेरा हो गया आदि। और अगर वायु, अगर हमारा जो ये है जल परागण अगर ये जल की सतह पर होती है तो उसे क्या कहते हैं, अधोजल परागण कहते हैं। उसका एग्जांपल भी देख सकते हैं आप, जैसे न्यास, न्यास में क्या होता है, अधिजल परागण होता है, और समुद्री घास जो स्टेरा में क्या होता है, अधोजल होता है, और इसमें अधि क्या होता है, अधिजल परागण होता है, इसमें अधिजल परागण होता है। इसे नोट्स कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर नेक्स्ट है जल परागित पुष्पों की विशेषताएं। अब जल परागित पुष्पों की क्या क्या विशेषताएं हो सकती थी, हम यहाँ आप लोगों ने देखा कि वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं, यहाँ हम देखेंगे जल परागित पुष्पों की विशेषताएं। तो यहाँ देख सकते हैं जो जल परागित पुष्प होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं है। पुष्प छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं। वो क्या होंगे, देखने में छोटे आकार के होंगे, रंगहीन होंगे, उसमें कोई रंग नहीं होता है अक्सर करकर, और वो क्या होते हैं, गंधहीन होते हैं। पुष्प प्रायः एक लिंगी होते हैं। तो जल परागण में भी वायु परागित पुष्पों में भी क्या था, वो एक लिंगी था, और जल परागण में भी क्या है, एक लिंगी है। फिर प्रायः एक लिंगी है। फिर परागकण हल्के होते हैं जिसके कारण जल में तैरते हैं। वो हल्के इसलिए होते हैं, अगर वो भारी होते तो जल के अंदर डूब जाते, तो इसी कारण है ये कि ये हल्के होते हैं, जल के सतह पर होते रहते हैं, अपना परागित कर उपस्थित करते रहते हैं। नेक्स्ट है इसमें जल परागित पुष्पों के परागकणों के चारों ओर मोम जैसा पदार्थ पाया जाता है जो इन्हें जल में सड़ने से बचाती है, तथा यह मोम जैसा पदार्थ परागकणों की वर्तिकाग्र से चमकने में सहायता करती है। देखिए मोम चीज रहता है, वो चपकता नहीं है, तो अगर मोम कागज पर खूब ढेर सारा हम लगाकर पानी में फेंक दे तो पानी में वो जो हमारी कागज रहती है वो भीगती नहीं है जल्दी, और वो हमारा जो कागज रहेगा वो चिकना रहेगा, उस पर पानी क्या रहेगा, ऐसे भी कागज उठाओगे सब सड़क जाएगा, नीचे गिर जाएगा पानी। तो अगर हमने तो एक एग्जाम्पल आपको बताया है, बट इसमें इसका यही कारण है कि जो जल परागित पुष्प होते हैं इसीलिए नहीं सड़ते हैं क्योंकि उनके चारों ओर मोम जैसा पदार्थ पाया जाता है जो उसको सड़ने से बचाती है, तथा मोम जैसा पदार्थ जो होता है वर्तिकाग्र से उसको चपकाने में सहायता करती है। जब वर्तिकाग्र पर वो जाता है तो वो अपने मोम के द्वारा चपक जाता है, यही कारण है कि इसमें ये मोम जैसा पदार्थ पाया जाता है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो हमने आपको काफी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताया, जैसे अधिजल और अधोजल, इन दोनों में डिफिनेशन मतलब जो थी इसका डेफिनेशन था, ये भी हमने आपको बता दिया। साथ में वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं, मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन भी हमने आपको बता दिया। यहाँ हमने एक डायग्राम के द्वारा भी हमने आपको दलपुंज और बाह्य दलपुंज, दल और बाह्य दल में अंतर बता दिया, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसका थर्ड टॉपिक देखते हैं कि हमारा वायु परागण जल परागण। अब देखेंगे थर्ड टॉपिक क्या है। इसमें ये 3 टॉपिक बोला था, 2 टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक थर्ड देखते हैं कि थर्ड टॉपिक क्या है हमारा। तो इसे जंतु परागण किसे कहते हैं, उसी प्रकार से डिफिनेशन इसमें भी होगा कि पुष्पों में जंतु से होने वाला परागकण जंतु परागण कहलाता है। जैसे कि हम ले सकते हैं घेंगा, चमगादड़, हाथी, मनुष्य, पक्षी, कीट आदि की सहायता, तो इसे क्या कहेंगे हम, जंतु परागण, जूफिली कहेंगे। फिर नेक्स्ट आपका एक कीट परागण किसे कहेंगे। तो अधिकतर पुष्पों में परागकण कैसे होते हैं, कीटों द्वारा होते हैं, इसे आप लोगों ने देखा। फिर है कीट परागित पुष्पों की विशेषताएं। तो पुष्प आकार में बड़े होते हैं, मकरंद होते हैं, सुगंधित होते हैं तथा चटकीले रंग के होते हैं, और जो इनके परागकण होते हैं वो चिपचिपे होते हैं। अब देखिए अगर ये आकार में बड़े नहीं होंगे तो ये पक्षी या कीट या हाथी को अपनी ओर किस प्रकार से आकर्षित कर पाएंगे। अगर ये सुगंधित नहीं होंगे तब भी इधर कीट, पक्षी और हाथी नहीं आकर्षित होंगे। ये क्या होते हैं, सुगंधित होते हैं और चटकीले रंग के होते हैं, बहुत चटकीले रंग के। वो क्या होता है कि जो कीट है ये दूरी से देखकर पहचान जाते हैं और जल्दी से इनके पास आ जाते हैं अपना भोजन बनाने के लिए आते हैं, तथा उनके जो पैर पंजे होते हैं उनमें परागकण चिपक जाते हैं। और ये क्या होता है, परागकण चिपचिपा होता है जिससे पैर में चिपक जाते हैं, तथा ये जब दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो वहाँ उसके क्या होते हैं, परागकण छूट जाते हैं। इस प्रकार के परागकण को हम कीट परागकण कहते हैं। कि पुष्पों में हाथी द्वारा होने वाले परागकण को हाथी परागण कहते हैं, या कह सकते हैं कि पक्षी परागण किसे कहते हैं। तो इसमें चमगादड़ भी आते हैं, जैसे कि हमने बताया कि चमगादड़ अक्सर करके कदम के फूल पर रात में उस पे आते हैं अपना भोजन करने के लिए, क्योंकि उन्हें रात में अधिक दिखता है।
तो ये सब अपने मन से भी लिख सकते हैं और ये ज़्यादा नहीं पूछते हैं मनुष्य पक्षी कीट आदि, बस इतना ही हो गया। जंतु परागर जो 3 टॉपिक आपका मेन है वही टॉपिक पूछा जाता है और ये जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन आपको बताया उसी प्रकार से आप लोग इसे याद करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।